पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपके कौन कौन से हैं? CH3 S डबल बॉन्ड O CH3 डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसे बोलते हैं DMSO। ठीक है। H C डबल बॉन्ड O NH सॉरी N CH3 डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड DMF। नेक्स्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 डाइमिथाइल एसिटामाइड DMA। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के। ठीक है, इनकी पहले स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। बना लिया। ये जो भी आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं, इनके स्ट्रक्चर में एक चीज़ कॉमन है। जैसा देखिए डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में देखिए CH3 और C CH3 S डबल बॉन्ड O और आपका है CH3। यहाँ पर इस पर डेल्टा माइनस होगा और इस पर आपका होगा डेल्टा प्लस। लेकिन जो डेल्टा प्लस है वो बल्कि ग्रुप से एक तरीके से छुपा हुआ है, पूरी तरीके से एक्सपोज्ड नहीं है। और जो डेल्टा माइनस वाला है वो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। ठीक है। तो जब बात आती है कैटायन और एनायन को सॉल्वेट करने की, तो ये वाला पार्ट किसको सॉल्वेट करता है? कैटायन को, है ना। तो कैटायन तो आसानी से सॉल्वेट इसके थ्रू हो जाएंगे, लेकिन एनायन सॉल्वेट नहीं होंगे, क्योंकि एनायन को सॉल्वेट करने के लिए जो इसका डेल्टा प्लस है वो हिंडर्ड है।
जिसकी वजह से जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं वो केवल कैटायन वाले पार्ट को सॉल्वेट कर पाते हैं और एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाते, और ये चीज़ हमें इंटेंसली चाहिए, है ना। तो ये पहले लिखिए यहाँ पर, ये कभी अभी निकल गई इसमें से। देखिए, these solvents one thing common in them, these solvents have one thing common in them, these solvents have one thing common in them, one thing common in them, comma, their positive terminal of dipole, their positive terminal of dipole is sterically hindered, so not very effective, in solvating the negatively charged ion, negatively charged ion। नेक्स्ट टाइम लिखिए, instead the negative terminal of the solvents are exposed, so, comma, they are very effective in solvating cationic part of the nucleophile, cationic part of the nucleophile। तो जैसा देखिए, हमने यहाँ पर डाला, मान लो NaCl आपने यहाँ पर डाला, ठीक है। NaCl डालने के बाद यहाँ पर Na+ बना और यहाँ पर आपका Cl- आपका बना। अब यहाँ पर जो Na+ है, जो आपका Na+ है और यहाँ पर आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये तो सॉल्वेशन हो जाएगा, सॉल्वेशन ऑफ कैटायन, ये तो आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका होगा Na+, है ना, और इस तरीके से मान लो ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, O डबल बॉन्ड S CH3 डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका है डेल्टा प्लस, इस तरीके से O डबल बॉन्ड S CH3 इस तरीके से O डबल बॉन्ड S CH3 और आपका ये CH3, इस तरीके से आपका O डबल बॉन्ड S CH3 और आपका ये CH3। तो कैटायन वाले पार्ट का तो सॉल्वेशन हो जाएगा, लेकिन जो एनायन वाला पार्ट है ना, जैसे Cl- है और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पर इसका सॉल्वेशन नहीं होगा, इसका सॉल्वेशन यहाँ पर नहीं होगा, ये हमने जानबूझ के किया। अगर सॉल्वेशन नहीं होगा तो फिर एनायन सॉल्यूशन में एक्सपोज्ड घूम रहा होगा, फ्रीली घूम रहा होगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो एनायन जो है हमारा रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल को जो काम कर रहा है, तो हमने यहाँ पर जानबूझ के न्यूक्लियोफाइल वाला जो पार्ट है उसको फ्री रखा है। अगर सॉल्वेंट उसको सॉल्वेट कर लेता है तो ये वाला पार्ट फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक उतनी आसानी से नहीं कर पाता। तो हमने जानबूझ के ऐसा सॉल्वेंट ढूंढा है जो कैटायन वाले पार्ट को सॉल्वेट कर ले, एनायन वाले पार्ट को सॉल्वेट ना करे, ठीक है। तो ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इनकी खास बात यही है कि ये एनायन को सॉल्वेट नहीं करते, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा पोलर
एप्रोटिक सोलवेंट सोलवेट ओनली कैटायन, सॉल्वेट ओनली कैटायन। ठीक है, तो यही इनका खास चीज़ है। एनायन को सॉल्वेट ना करना ही हमारे लिए उस रिएक्शन के लिए अच्छी बात है। ये सारी कहानी लिखी है। और दूसरा पॉइंट इसमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट increases the rate of SN2 reaction। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो अब सेकंड रिएक्शन SN1 तो हमने पढ़ ली थी, अब आगे चलते हैं। SN2 रिएक्शन ये आपकी होती हैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें देखिए रिएक्शन, मान लीजिए आपके पास है CH3CHDBr। मैंने जानबूझ के इसको कायरल लिया है। इस कार्बन पर देखिए एक CH3, एक H, एक D, एक Br। जानबूझ के मैंने इसको कायरल लिया है जिससे आगे जो प्रोडक्ट अगर इन्वर्ट होता है या रिटर्न रहता है तो उसको दिखाया जा सके। हमने यहाँ पर लिया है OH माइनस और यहाँ पर आपका बन जाता है CH3 CHDOH और प्लस आपका ये Br माइनस। और इस रिएक्शन को ईज कराता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो इसकी जो मोलिकुलरिटी है, जो इसकी मोलिकुलरिटी है वो 2 आती है। अभी हम देख लेंगे मैकेनिज्म से कि मोलिकुलरिटी कैसे है 2। स्लोअर स्टेप में जितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वही मोलिकुलरिटी होती है, मतलब जहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें, है ना। और यहाँ पर अगर हम रेट स्टडी देखें, बाय रेट स्टडी, जब रेट स्टडी करते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें यहाँ पे मिलता है इक्वल्स टू K, ये जो आपका यहाँ पर है ये CH3 CHDBr की पावर 1 और OH माइनस की पावर 1। दैट मीन्स यहाँ पर देखें तो K एल्किल हैलाइड की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, ये यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पर आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आता है 2। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ एक जुड़ा है आपका ये H, यहाँ पर ये पीछे जा रहा है, ये आपका जुड़ा है यहाँ पर ये CH3, एक यहाँ पर जुड़ा है आपका ये D, यहाँ पर आपका ये D जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका ये Br। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे ही Br निकलना शुरू होता है, जैसे ही Br का निकलना शुरू होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक तभी प्रोसीड हो जाता है। दैट मीन्स जैसे ही आपका यहाँ से निकलना शुरू होगा और तभी आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना अटैक करना शुरू कर देगा। SN1 में क्या था, पहले ही निकल जाता है आराम से, निकलने के बाद कार्बोकेटायन बन जाता है और जब कार्बोकेटायन बन जाता है तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जैसे ही ये लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है उसी वक्त आपका न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनती है। उस ट्रांजिशन स्टेट में आप देखें तो C, यहाँ पर आपका H है, ये आपका ये आपका CH3 है, यहाँ पर आपका ये D है जो जुड़ा हुआ है, ये D है। यहाँ पर ये बॉन्ड आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है। इस पर आपका डेल्टा माइनस आ रहा है, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस है और पीछे से आपका OH माइनस, आपका ये OH माइनस है तो क्योंकि उसने एक तरीके से बॉन्ड बना लिया तो अब इस पर भी पार्शियल चार्ज आ गया है ना। तो इस तरीके से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है और फाइनली अब यहाँ पर क्या होता है, फाइनली जब आपका ये निकल जाता है और ये आपका जुड़ जाता है। तो जब आप देखेंगे जब ये जुड़ेगा तो ये पीछे की साइड से आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा, तो ये आपका इधर आपका जुड़ जाएगा, OH आपका इधर जुड़ जाएगा। अब ये जो CH3 है ये आपका कंप्लीटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो CH3 आपको अब यहाँ दिखेगा और जो आपका ये D है ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपको यहाँ दिखाई देगा और ये आपका न्यूक्लियो जो लिविंग ग्रुप है वो आपका यहाँ पर निकल चुका है। तो ये आपका प्रोडक्ट आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट है ना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपका यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जैसे आपका ये होता है छाता होता है ना, छाता है तो छाते पे इधर से क्या चली, हवा चली, क्या है ये न्यूक्लियोफाइल रूपी क्या है चली, हवा चली,
और हवा क्या कर देती है, छाते को पलट देती है ना, छाते को क्या कर देती है, पलट देती है ना सर। ये आपका ये ऐसे और छाता आपका ऐसे पलट जाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट पलट जाता है। ये आपका सबस्ट्रेट था, न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया तो ये आपके ग्रुप ऐसे पलट गए, पीछे आपका आका OH लग गया। तो यहाँ पर आपको 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 100% जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टेड ही मिलता है। ये ऐसे है, ये ऐसे पलट जाता है। ठीक है, ये लिखिए। क्या? अच्छा सॉरी, एच है वो, एच है वो। हाँ, बाई मोलिकुलर का मतलब देखिए, यही रिएक्शन का स्टेप है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसमें 2 स्टेप नहीं हुए, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए फाइनल यही रिएक्शन का स्लो स्टेप है, 1 स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इस सिंगल स्टेप मतलब स्लो स्टेप में एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, स्लो स्टेप में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए बाईमोलिकुलर है ना। ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये बाईमोलिकुलर। इसमें इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने जानबूझ के न्यूक्लियोफाइल ऐसा लिया है जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है तो वो इंतजार नहीं करेगा कि पहले ये लीविंग ग्रुप निकले तब जाकर मैं बॉन्ड बनाऊंगा। तो लीविंग ग्रुप जैसे ही निकलना शुरू हुआ, इस पर जैसे ही डेल्टा प्लस आना शुरू हुआ, न्यूक्लियोफाइल अपना काम करना शुरू कर देगा। तो Br को Br- निकलने का इसने मौका नहीं दिया, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, यहाँ पर अगर आप इसमें कार्बोकैटायन बनाते तो वो कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं था जितना हमारा उसमें था, क्योंकि हम उसमें जानबूझ के टर्सरी कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर यूजुअली क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, तो बनने वाला कार्बोकैटायन भी उतना स्टेबल नहीं है कि फटाक से वो बन जाए। तो हमने जानबूझ के ऐसा सबस्ट्रेट लिया है जो आपको एक वीकर मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनाकर देगा। तो कार्बोकैटायन बनने में देरी होगी, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग ले लिया तो फिर यहाँ पर ये कार्बोकैटायन को बनने ही नहीं देता, उससे पहले ही अटैक करने लगता है। और अटैक करने लगता है तो फिर एक ही स्टेप वाली रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, समझे? दोनों चीज़ें हमने इस तरीके के लिए हैं कि कार्बोकैटायन का बनना फेवर ना हो पाए। 1 डिग्री हमने लिया है जानबूझ के, कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा। जानबूझ के हमने न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग लिया है, वहाँ पर यूजुअली कार्बोकैटायन हमने वैसे तो OH ले ली थे, लेकिन यूजुअली उसका जो न्यूक्लियोफाइल है सॉरी वो H2O ही रहता है, तो वो वीकर न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर जानबूझ के हम OH- ही लेंगे तभी ये प्रोसीड होगी। तो उसकी वजह से मैकेनिज्म आपका इस तरीके से बन जाता है।
चलिए हो गया। वो लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट SN2, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट SN2। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट SN2। पहला लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर आपको SN2 चलानी है तो आप कैसा एल्किल हैलाइड चाहेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड चाहेंगे या 3 डिग्री? 1 डिग्री, क्योंकि अगर आपने 3 डिग्री लिया तो ये SN1 की तरफ जाने लगेगी। 1 डिग्री लोगे तब ये SN2 की तरफ जाएगी। 1 डिग्री होगा तो छोटे छोटे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, CH3 ऐसे एटम लगे हैं, न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है, ठीक है।
और अगर बल्कि ग्रुप आपने लगा लिया CH3 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 तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में परेशानी होगी। ठीक है, तो लेसर द स्टेरिक फैक्टर एट दैट कार्बन ग्रेटर द रेट। तो लिखिए इसमें रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन हैलाइड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आपको मिलेगी इसमें CH3 CH3X, फिर 1 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री और आपका फिर 3 डिग्री। ये रहेगा यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, CH3X पर ये सबसे ज़्यादा अच्छी चलेगी। नेक्स्ट लिखिए, हाँ इसमें लिखिए लेसर द स्टेरिक फैक्टर, लेसर द स्टेरिक फैक्टर, लेसर द स्टेरिक फैक्टर easier the backside attack, easier the backside attack of nucleophile, lesser the steric factor, easier the backside attack of nucleophile। ठीक है, पहला ये हुआ। नेक्स्ट लिखिए इंटरमीडिएट, नेक्स्ट लिखिए इंटरमीडिएट। क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म होता है? इंटरमीडिएट जैसे वहाँ पर कार्बोकैटायन बना था, क्या यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट है? नहीं, एक ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट बीच में बनता है ना, जैसे वहाँ पर कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन टाइप से इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो लिखिए नो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स हैं इसमें? हाँ, तो इट इज़ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज़ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। प्रोडक्ट, नेक्स्ट है प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट मिलता है इसमें? रिटेंटेड, रिटेंशन वाला या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। तो लिखिए इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, inverted product is formed, inverted product is formed। नेक्स्ट लिखिए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। आप इसमें कैसा न्यूक्लियोफाइल पसंद करेंगे? जो एनायनिक हो, जो तेजी से अटैक कर सके अपना, है ना। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोले जाते हैं, और जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो रिलेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी थी, तो यूजुअली एनायनिक न्यूक्लियोफाइल हम इसमें प्रेफर करते हैं। तो लिखिए यूजुअली एनायनिक न्यूक्लियोफाइल आर प्रेफर्ड, यूजुअली एनायनिक न्यूक्लियोफाइल आर प्रेफर्ड। टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये कहीं से तो आ रहा होगा ना। मान लीजिए आपको चाहिए I-, लेट आपको चाहिए I- एज न्यूक्लियोफाइल, आपको I- एज ए न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो आप आयोडाइड आयन कहीं से तो लेके आओगे ना, कुछ तो डालोगे ना आयोडाइड करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आप यहाँ पर उसमें Na डालोगे। Na डालने के बाद ये Na+ बनाएगा और यहाँ पर आपका I- बनाएगा। ये बनाएगा ना। आप इस रिएक्शन में क्या चाहते हो कि जो Na आपने डाला उससे जो Na+ I- जो बने, ये दोनों के दोनों सॉल्वेंट में आकर सॉल्वेट हो जाएं, या ये एक्सपोज्ड, ये खाली रहे जिससे अटैक कर सके। आप इसे फ्री चाहोगे क्योंकि इसे एज ए न्यूक्लियोफाइल अपना धर्म निभाना, अपना अटैक करना है। तो इसलिए हम जानबूझ के कैसा सॉल्वेंट लेंगे जो केवल इसको सॉल्वेट करे, इसको छुए नहीं। नहीं, इसको नहीं छूना है क्योंकि इसे तो अटैक करने जाना है ना। तो इसीलिए हम जानबूझ के लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। तो लिखिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, polar aprotic solvent favors SN2 reaction because it does not solvate
because it does not solvate anion, because it does not solvate anion, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे हमारा एनायन से मतलब है न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर एप्रोटिक में भी ये इस टाइप के स्ट्रक्चर वाले क्यों चाहिए थे, है ना। पोलर तो मान लो CHCl3 है, वो भी पोलर है, CH2Cl2 भी पोलर है, लेकिन CHCl2 जो है इसको भी सॉल्वेट कर देता। हमें जानबूझ के ऐसे ही सॉल्वेंट चाहिए जो एनायन को सॉल्वेट ना करते हों, तो हमने ढूंढ ढांड के ऐसे सॉल्वेंट निकाले हैं जिसका जो डेल्टा प्लस है वो स्टेरिकली क्राउडेड है ना। तो स्टेरिकली क्राउडेड वाले ही हैं, जितने भी हमने चारों लिखे हैं सब में जहाँ पर डेल्टा प्लस उसका पॉजिटिव वाला पार्ट है वो स्टेरिकली क्राउडेड जगह पर है, इसलिए वो एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर पोलर एप्रोटिक solvent will not solvate I minus, that is nucleophile, and it will be free to attack। ठीक है, इसलिए जानबूझ के वे DMS और DMA इस टाइप के सॉल्वेंट लिए गए हैं। हो गया। और नेक्स्ट है लीविंग ग्रुप। आप कैसा लिविंग ग्रुप चाहेंगे, गुड लिविंग ग्रुप या बैड लिविंग ग्रुप? गुड लिविंग ग्रुप, है ना, क्योंकि लिविंग ग्रुप अगेन यहाँ पर लिविंग ग्रुप का निकलना भी स्लो स्टेप में ही है। SN1 में भी लिविंग ग्रुप का निकलना स्लो स्टेप में है, SN2 में भी लिविंग ग्रुप का निकलना स्लो स्टेप में है। ठीक है, हम यहाँ पर गुड न्यूक्लियोफाइल चाहेंगे, गुड लिविंग ग्रुप चाहेंगे, एक्सीलेंट नहीं, है ना। लिविंग ग्रुप यहाँ पे लिखिए है, हाँ मैं बता रहे हैं ना, तो इसमें लिखिए एज लिविंग ऑफ लिविंग ग्रुप as living of living group is in slow step, so good living group favors SN2. अब इसमें देखिए एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप्स SN2 को फेवर नहीं करेंगे। एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप्स फेवर्स SN1 ठीक है, जो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है वे SN1 को फेवर करते हैं, SN2 को नहीं। देखिए यहाँ पर आपका कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, आपने यहाँ पर ये बना लिया OH2 प्लस बना लिया। इससे पहले कि आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करके SN2 दे, वो क्या करेगा, इसके अटैक करने से पहले ही खुद को क्या बना लेगा, कार्बोकैटायन बना लेगा। दैट मीन्स कार्बोकैटायन का बनना न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ही हो जाएगा अगर वो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप हुआ। यही तो उसका काम है। एक्सीलेंट जैसे बन गया तुरंत निकल लिया, कार्बोकैटायन बन गया, और जब कार्बोकैटायन बन गया तब तो SN1 पर रिएक्शन चल जाएगी। तो हम इसमें चाहेंगे कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अच्छा लिविंग ग्रुप हो, एक्सीलेंट नहीं चाहेंगे।
एक्सीलेंट होने से रिएक्शन SN1 पर चलने लगेगी। जब एक्सीलेंट होगा तो कार्बोकेटाइन बनने की तरफ फेवर होने लगेगी रिएक्शन। तो हम इसमें गुड चाहेंगे, एक्सीलेंट नहीं चाहेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको इनको अगर अच्छे से समझना तो जो भी क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं वो आप पहले आप करिए, उसमें आप दिमाग लगाइए। मैकेनिज्म आपके सारे सामने हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी, उसके बाद हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है।